जय हिंद। मैं सुनील यादव। टॉपिक का नाम है केंद्रीय सूचना आयोग एमपीपीएससी परीक्षा 2020 में जो नया सिलेबस आपको दिया है उसकी यूनिट नंबर 10 में आपको ये दिया है। स्पेशल टॉपिक है। साथ ही साथ इस विषय पर क्वेश्चन एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह और भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी पर आता है। इसको जिस तरह से बताने वाला हूँ ये टॉपिक्स अपन देखेंगे। यदि इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं और उसके जो फैक्ट हैं उनको ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ पर बना लेने वाले हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग बना है 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम कहलाता है उसके तहत बनाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का है। उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। कितने स्तर पर है? तो 3 स्तर पर हमको देखने को मिलेगा, सेंटर, स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। CIC इसी को देखने वाली बॉडी है, सबसे टॉप लेवल की बॉडी कहलाती है केंद्रीय सूचना आयोग जिसको आप कहते हैं। पहली बात तो ये कि कैसा ने कहा है, ध्यान रखने वाली बात है कि सांविधिक कहना ज़्यादा सही होगा। सांविधिक रीज़न क्या है? यह एक स्टैचुरी बॉडी है। इंग्लिश में यदि बोलें तो रीज़न संसद के द्वारा इसके लिए अधिनियम पास किया गया है, इसलिए इसको स्टैचुरी बॉडी करके कहा जाता है। इसमें जो सूचना आयुक्त होता है उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, जबकि 10 जो होते हैं अन्य सूचना आयुक्त कहलाते हैं। कौन नियुक्ति करता है? तो भारत सरकार के राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद की जो भी संस्तुति होगी उसके अनुसार पर प्रधानमंत्री के में कमेटी बनती है जो कि चयन करती है कि किन किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में पीएम होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, पीएम द्वारा नॉमिनेट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। 2005 से भारत के 9 मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं अब तक। यानी मुख्य सूचना आयुक्तों के बारे में हम बात करें वहाँ पर। ठीक, 10वें तथा वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? YK सिन्हा जी हैं। अगर करंट के साथ में आप इसको देख लें तो अगर कोई चेंजेस आया हो, कोई नए आ गए हों तो उसको अपडेट कर लीजिएगा आप। उल्लेखनीय है भारत में सबसे पहले सूचना आयुक्त कौन से पूछेंगे तो वजाहत हबीबुल्ला थे। तो ये कहलाते हैं सबसे फर्स्ट जो भारत में बने थे। जबकि सबसे पहली महिला के बारे में बात करें जो कि मुख्य सूचना आयुक्त पद पर रही हैं तो उनका नाम है दीपक संधू जी। तो इतने ये जो फैक्ट्स हैं आपको इन्हें याद रखना चाहिए। तो अगेन 2005 के एक्ट के तहत 2005 में ही बना है। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट वन, नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की रिकमेंडेशन पर। पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, जबकि महिलाओं के बारे में बात करें या महिला के बारे में बात करें तो दीपक संधू जी थी। कार्यकाल क्या होता है? 65 की एज आपको वहाँ पर दी हुई है कि सूचना आयुक्त का कार्यकाल या तो 5 साल का होता है या 65 वर्ष का होता है। यानी 565 करके ध्यान रखिएगा। या तो 5 साल का कार्यकाल जब पहले पूरा हो जाए या तो 65 वर्ष की एज हो जाए। जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा उस समय उनको फिर पद से हटना पड़ेगा। तो ये प्रावधान उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा उनको उनके दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, अर्थात हटाने का भी काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। हालांकि हटाने के पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक बेंच बनती है, वह उन पर जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच करती है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके पश्चात में राष्ट्रपति महोदय उन्हें पद से हटा देते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को। ये हो गया केंद्रीय स्तर वाला। जबकि राज्य स्तर पर देखें तो प्रत्येक राज्य में होता है। राज्य स्तर पर सबसे खास बॉडी कहलाती है। जितने भी जिलों में मामले आने वाले हैं यदि वहाँ पर अपील पर सुनवाई नहीं हुई है तो उसके बाद वो मामला राज्य सूचना आयोग के पास में जाता है। तो यदि यहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं तो ये मामला कहाँ जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग पर। सूचना आयोग करते क्या है या सूचना आयोग किस चीज़ के लिए है? किसी भी शासकीय विभाग, नॉट दी प्राइवेट, शासकीय विभाग से कोई ऐसी सूचना चाहिए जो कि सार्वजनिक महत्व की हो, जो कि दी जा सकती हो। उस सूचना को प्राप्त करने के लिए RTI का अधिनियम लाया गया था। आम नागरिक इसके संदर्भ में RTI लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है और संबंधित सूचना को प्राप्त कर सकता है। ना के बराबर शुल्क होता है इसमें, 10 रुपये फीस होती है। और यदि फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह हैं तो फिर उसके चार्जेस वगैरह अलग लगते हैं। उसमें सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको मिलती है जो कि ना केवल सार्वजनिक संस्थानों में बल्कि यहाँ तक कि कोर्ट में भी मान्य होती है। तो इस चीज़ के लिए बनाया गया सूचना आयोग। यदि कोई बॉडी इस पर सूचना देने से मना करती है तो उसके खिलाफ उससे ऊपर वाली बॉडी, मान लीजिए जिला वाली मना कर दी है, जिला से ऊपर वाली बॉडी होगी राज्य स्तर की, राज्य में ही मना हो गया है या नहीं दिया गया है, संतुष्ट नहीं है, तो उससे ऊपर वाली केंद्रीय सूचना आयोग के पास में व्यक्ति जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए बनाया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। मोटी मोटी संरचना देखना चाह रहे हैं ताकि शॉर्ट में आप इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें पूरे टॉपिक को। राज्य सूचना आयोग का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, वहाँ भी सेम होता है। एक होता है मुख्य सूचना आयोग, जबकि 10 राज्य सूचना आयुक्त करके होते हैं। सेम यहाँ पर भी नियुक्ति अगर देखें तो राज्य में राज्यपाल करते हैं। कमेटी बनती है किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। विधानसभा में विपक्ष के नेता, वहाँ पर हम देखें साथ ही साथ एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और CM उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से कमेटी बनती है। योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं जिनका जीवन
स्वच्छ छवि का रहा हो, सार्वजनिक कार्यों में भी स्वच्छ छवि वाले हों, उन व्यक्तियों को ही प्रायः सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल देख लेंगे तो सेम आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है, 5 साल या 65 वर्ष की एज, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा पद त्यागना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम ध्यान देते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश में कब? 22 अगस्त 2005, ये इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत इसको बनाया गया है। एक अध्यक्ष प्लस हम देखें टोटल 10 मेंबर हो जाने वाले हैं। आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, यह विधानमंडल के हाथ में होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे, तो उनकी लिस्ट देख लीजिए आप। TN श्रीवास्तव सबसे पहले, फिर बाद में पद्म पाणि तिवारी जी, इकबाल अहमद, KD खान, और वर्तमान में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा? या तो फर्स्ट या फिर लास्ट। बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन होता है कि इस तरह से क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन कौन व्यक्ति रहे हैं या कौन एक व्यक्ति सूचना आयुक्त नहीं रहा है। फिर भी याद रखना चाहें तो सरनेम से ध्यान रख लो, श्रीवास्तव, तिवारी, अहमद, खान, शुक्ला, इस तरह करके देखेंगे। 2 मुस्लिम नाम हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये अपन बना लेने वाले हैं। तो ये था हमारा सूचना का जो अधिनियम है उसके बारे में, प्लस उसी को इंटरलिंक करके बताया था आपको कि मध्य प्रदेश या राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग, तो ये स्ट्रक्चर होता है कमिश्नर ऑफिस का। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। हालांकि आपके सिलेबस में कई बार दूसरे सेक्शंस में दिया होता है, इनडायरेक्टली दिया होता है, पर इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। 15 जून 2005 को यह अधिनियम पास किया गया और संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट कहलाती है। 12 अक्टूबर 2005 तो यह अधिनियम पूरी धाराओं के साथ में लागू। हालांकि शुरुआत में यहाँ हमको ये देखने को मिल जाता है। अधिनियम की धारा शुरुआत में कौन कौन सी लागू हुई थी? 4 अंडर सेक्शन 1, 5 अंडर सेक्शन 1, ये वाली हुई थी कब? आपको दी हुई है जून, 22 जून 2005 को। जबकि बाकी जितनी भी धाराएं हैं वो कब लागू हुई थी? 120वें दिन, यानी इस डेट से 120वें दिन अपन देखेंगे। यही वजह कि 12 अक्टूबर आपकी डेट आती है। सूचना का अधिकार का मतलब क्या होता है? सूचना पाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थानों की सूचनाएं या ऐसी सूचनाएं जिससे संस्थानों का तथा व्यक्तियों का कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, वो सूचनाएं। हाँ, राष्ट्रीय कोई ऐसी महत्व की हैं, रक्षा क्षेत्र वगैरह की, तो सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। ठीक, RTI अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसको देख लेते हैं कि क्यों लाया गया है। शासन के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए, लाइबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जवाबदेहिता से करने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, इन उद्देश्यों से यह अधिनियम लाया गया है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में खास प्रावधान होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, आम नागरिक, किसी भी सरकारी कार्यालय में RTI दर्ज कराता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए कोई एप्लीकेशन देता है, तो उसका जवाब उस संस्थान को 30 डेज़ में देना होता है। यदि 30 डेज़ में नहीं देता है तो फिर वह संस्थान से संपर्क कर सकता है, चाहे तो उसके ऊपर वाला जो संस्थान हो, यानी अगली स्टेज जिला, राज्य और फिर केंद्र, तो ऐसे स्टेजेस करके वो आगे अपना आवेदन दे सकता है। और जिस भी व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत ऐसी सूचना जो कि देने योग्य थी परंतु दी नहीं, उस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई भी होती, जुर्माना इत्यादि वगैरह का प्रावधान भी है, तो वो अपन देख लेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम से नागरिकों को लाभ हुआ है? यस हुआ है। उसके अधिकारों की रक्षा हुई है, नागरिक सशक्त बने हैं, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, शासकीय स्तर पर संस्थानों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी योजना के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी कार्यक्रम के बारे में। इससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है, योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टैक्स रिफंड, प्रोविडेंट फंड, पासपोर्ट इत्यादि जितने भी शासकीय विभाग हैं वहाँ से जो भी संबंधित जानकारी हैं वो प्राप्त की जा सकती हैं। और अनेक मामलों में देखा गया है कि इससे भ्रष्टाचार में भी रोक लगी है या उसमें नियंत्रण हुआ है। तो ये इसके लाभ हुए हैं। सूचना के अधिकार के प्रयोग के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो 3 प्रमुख वजह अपन देख लेते हैं। एक अवधारणा है, शासकीय जो भी कार्यालय होते हैं वहाँ पर देरी की जाती है, डिले किया जाता है संबंधित व्यक्ति को वह सेवा देने में। तो इस अधिनियम के तहत वह व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं दी जा रही सूचना, ये चीज़ की जा सकती है। तो इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है, जवाबदारिता बढ़ती, जो भी शासकीय कर्मचारी होते हैं। अगर कोई संस्थान निष्क्रिय है तो उस पर रोक लगती है। डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी संस्थान ने कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई ऐसी जगह पर पैसे खर्च कर दिए जहाँ पर नहीं खर्च करने चाहिए थे, तो उससे संबंधित जानकारी भी यहाँ पर व्यक्ति को मिल सकती है और उसके लिए आगे फिर वो आवेदन कर सकता है, किसी संबंधित मामले का खुलासा कर सकता है, इवन अदालत तक में उस पूरे मामले को ले जा सकता है। और वो जो RTI के तहत उसको डॉक्यूमेंट मिला है वह उसका साक्ष्य कहलाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण हम देखते हैं इस अधिनियम के प्रावधान हैं या उपयोगिता हैं।
सूचना के अधिकार का अगर इंटरनेशनल लेवल पर बैकग्राउंड देखें तो 1948 में यूएन की जो महासभा थी वहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया गया था। वहीं पर इस बात को कहा भी गया था कि सूचना का जो अधिकार है वह इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, मानव अधिकारों के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका के बहुत ही फेमस राष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कहलाते हैं थॉमस जेफरसन। उन्होंने कहा था कि सूचना जो होती है किसी लोकतंत्र की मोहर होती, सील होती, स्टाम्प होती है। तो ये उनका बहुत ही फेमस कोटेशन है। उन्होंने आगे कहा था कि यह किसी भी जीवंत या सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए सूचनाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा टॉप टू बॉटम लेवल तक ये पहुंचनी ही चाहिए। सूचना का अधिकार संबंधी और भी कुछ नियम वगैरह दिए हुए हैं, जैसे 30 डेज में सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन अगर किसी जीवन से संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे यानी 2 दिन के भीतर देनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्राधिकरण जो भी दस्तावेज रखते हैं उनको कंप्यूटराइज भी करके रखेंगे, यानी हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी भी उनको रखनी होगी। यदि कोई व्यक्ति सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है तो उसे सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ेगी, ये प्रावधान है। आवेदक को क्या करना है, इसमें एक सटीक जानकारी या सटीक प्रश्न पूछकर संबंधित संस्था में जमा करना पड़ता है एक आवेदन। बदले में उसको वहाँ से सूचना मिल जाती है जो समय अवधि है उसके भीतर। शुल्क कितना है, 10 रुपये है। कई राज्यों में शुल्क अलग अलग है, किसी राज्य में 10 रुपये, किसी में 8 रुपये, किसी राज्य में 100 रुपये तक, परंतु इससे ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलता है। इस अधिनियम के दायरे में भारत के जितने भी संस्थान हैं लगभग सभी आते हैं, सबसे बड़े हो चाहे छोटे। इतने से अनुमान लगा तो कोई राष्ट्रपति भवन हो चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, ये सब लोग इसके दायरे में आते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम से किन किन चीज़ों को बाहर रखा गया है, एक धारा ध्यान रखनी चाहिए आपको 24 अंडर सेक्शन 1। इसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जो एजेंसी हैं उसको बाहर रखा गया है, वहाँ की सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। देश की एकता, अखंडता या उसके हितों पर प्रभाव डालने वाली, प्रतिकूल प्रभाव या बुरा प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी सूचनाएं होंगी तो उन्हें भी नहीं जाहिर किया जा सकता है, जानकारी नहीं दी जा सकती है। आरटीआई की अभी तक क्या क्या उपलब्धियां हैं देख लेते हैं। आरटीआई से अनेक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे फेमस कहलाता है 2G स्पेक्ट्रम वाला घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला आप कह सकते हो। तो ये काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि अनेक ऐसे जो घोटाले थे, भ्रष्टाचार थे, उनको सामने ये लेकर आया है। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसमें 2019 में एक संशोधन विधेयक लाया गया था। तो ये थोड़ी सा देख सकते हो करंट के साथ में इसको अपडेट करके क्या क्या संशोधन इसमें बताए गए हैं, क्या चीज़ें हैं, एक नज़र हम मार लेते हैं। 2 प्रावधान इसके सबसे खास हैं। पहली चीज़ कि अब जो भी सूचना आयुक्त तो होने वाले हैं उनका जो कार्यकाल है उसमें संशोधन किया गया है। अब उनके कार्यकाल को भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पहले कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था, अब लेकिन क्या है 4 भी कर सकते, 3 भी कर सकते, 1 वर्ष का भी किया जा सकता है, 6 महीने का भी किया जा सकता है। किसके हाथ में होगा, केंद्र सरकार के हाथ में होगा ये। ठीक, अगेन जो सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन भत्ते और रोजगार की जो भी शर्तें हैं वह केंद्र सरकार ही तय करेगी। इस प्रकार से हम देखें जो उनके सुरक्षात्मक प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया है। यही वजह है कि कई लोगों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि इस प्रकार से तो सूचना आयुक्त और उनके पद जो पूरा ऑफिस है वो काफ़ी कमज़ोर होने वाला है और इस प्रकार से पूरा का पूरा अधिनियम ही कमज़ोर पड़ जाएगा। कई लोगों ने इस बात को लेकर मुद्दा उठाया हुआ भी है। अगेन इसमें ये भी पॉइंट किया गया है कि सूचना आयुक्तों का जो वेतन होगा निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के बराबर होने वाला है। संशोधन की आलोचना कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने की है, जबकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार कहलाता है। आरटीआई के सामने अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं क्या? हाँ हैं, एक एक पॉइंट करके देख लो, ये सब मेंस में आपको लिखना पड़ता है। पहले, लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। दूसरा यदि देखें प्रदान की जाने वाली जो सूचना है उनमें गुणवत्ता को लेकर अनेक लोगों ने कंप्लेंट की है कि सही जानकारी नहीं मिलती, सही तरीके से नहीं मिलती है। नेक्स्ट, समय पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कई विभाग इसका हवाला देते हुए सूचना देने से मना कर देते हैं। अगेन वन, जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है या ब्यूरोक्रेसी है उसमें डेटा को सही तरीके से रखते नहीं हैं, मिल नहीं पाता, ख़राब हो जाता, सड़ जाता, गल जाता, आग लग जाता, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सूचना आयोग जो है उसके पास में अभी भी धन का, बल का, स्टाफ का अभाव रहता है। तो ये पॉइंट अपन देखेंगे। सूचना अधिकार के कुछ पूरक कानून भी हैं, फॉर एग्जांपल विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, इनका आज तक सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। सूचना के अधिकार का टकराव होता है किससे? निजता के अधिकार से। एक और सूचना का मतलब सार्वजनिक करना सूचना के अधिकार, जबकि दूसरी ओर निजता, राइट टू आपका प्राइवेसी जो कि कहलाता है। तो आर्टिकल 21 इत्यादि वगैरह हम देखें, इस प्रकार से पूरे पूरे आर्टिकल टकराते हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ कहलाती हैं जिनको हम देख सकते हैं।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।